इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी 4 नंबर अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव भी शब्द यूज करता है। ठीक है, कई सारे इसके मीनिंग है बेटा जी। और इसमें अगर अपन सिंबल लेना चाहें तो IEB कहते हैं इसको, लेकिन मैं ज्यादातर केस में IP बोलूंगा। क्यों IE कहां से आया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और इस आयनन विभव को कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो शॉर्ट फॉर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी IE आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी की भी IE आ गई, लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए मैंने क्या शब्द यूज कर लिया? IP। ये तो बात हो गई। ये अगली प्रॉपर्टी है बेटा जी। सबसे पहले हम कोई भी गुण पढ़ते हैं तो उसको परिभाषित करते हैं। अब जब मैं इसे परिभाषित करने जाऊं तो देखिए, ये नाभिक है, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है। साहब पहले कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक विलगित गैसीय परमाणु है। विलगित का मतलब होता है अकेला। विलगित गैसीय परमाणु मेरे सामने है। एक एक शब्द का अर्थ समझना बेटा और आगे बढ़ना। विलगित का मतलब है अकेला और गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ऐसा परमाणु मेरे पास में है। हो गया साहब, ये रहा। अब इसके भी बाह्यतम कोष में से, बाह्यतम बोल दो चाहे संयोजी बोल दो, बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और इसके लिए अब आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है किसमें? नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना है साहब। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का नाम क्या है? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये दिमाग में भी रखना कि गुरुजी ये ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो तुम कह देना कि नाभिक के आकर्षण में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, बस उसे छुड़वाना है। ठीक है, अब सिस्टेमेटिक परिभाषा देखो, लिख लो। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव या एंथैल्पी कहा जाता है। एक बात मुझे आप बताइए कि नाभिक का आकर्षण इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जितना ज्यादा होगा, अपने दिमाग में रखना कि आयनन विभव उतना ही ज्यादा होगा। तो भैया यहां से आगे बढ़ेंगे कि नाभिक का, ये बात हमेशा साथ लेके चलोगे तो बड़ा इजी रहेगा। नाभिक का बाह्यतम कोष कह दूं, चाहे बाह्यतम कोष कह दूं, चाहे इलेक्ट्रॉन कह दूं, पर आकर्षण जितना ज्यादा होगा समझ लो IP भी ज्यादा होगा। सीधी सीधी बात है, आगे जाके ये चीज हमें काम में लेनी पड़ेगी, हर जगह काम में लेनी है। ठीक है ना? तो दिमाग में आ गया कि यार इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में जो खर्चा हो रहा है वो आयनन विभव है, तो छुड़ाने में जितना ज्यादा जोर आएगा आयनन विभव उतना ही ज्यादा होगा। आगे बढ़ जाऊं बेटा जी। इसको मैं अगर रिएक्शन के तौर पर दिखाना चाहूं तो देखिए रिएक्शन के तौर पर ऐसे दिखा दूंगा बेटा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है A गैस, गैसीय अवस्था में है और अकेला है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालूंगा तो नो डाउट इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? +1। लेकिन ध्यान रहे गैसीय अवस्था में होना चाहिए और विलगित यानी अकेला होना चाहिए। इस प्रक्रिया में मान लीजिए किसी ने कहा कि शामिल उष्मा है वो ΔH है। शामिल उष्मा कितनी है जी?
डेल्टा एच। आमतौर पर अपन किसी भी अभिक्रिया में शामिल उष्मा को डेल्टा एच कह देते हैं। ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया में शामिल उष्मा को अभिक्रिया की एंथैल्पी भी कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभिक्रिया में शामिल उष्मा को अभिक्रिया की एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि इस अभिक्रिया की एंथैल्पी का नाम क्या दोगे, तो मैं कहूंगा यार इस अभिक्रिया की एंथैल्पी को नाम दे दूंगा आईपी। ध्यान रखना, मेरी जुबान पर मैंने कहा आईपी ज्यादा रहेगा, हालांकि आईई भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आईपी हो गया साहब डेल्टा एच। ठीक है, तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आईपी कह दिया। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, बहुत ही सोच समझ के बताइए कि ये जो आईपी है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो केमिस्ट्री में एक सीधा सीधा आपको फंडा काम में लेना होता है कि अगर ऊर्जा निकलती है कभी तो माइनस चिन्ह आएगा, और अगर अवशोषित होती है तो पॉजिटिव चिन्ह होगा। इस दौरान परमाणु को ऊर्जा निकालेगा या अवशोषित करेगा, तो तुम कहोगे गुरुजी अवशोषित करेगा, यानी ऊर्जा निकले तो नेगेटिव और हम ऊर्जा दे रहे हैं सिस्टम को, यानी सिस्टम को ऊर्जा चाहिए, आवश्यक है, तब पॉजिटिव। तो इसलिए आईपी है ना तत्वों का, ध्यान रखना, तत्वों के आयनन विभव क्या होते हैं, पॉजिटिव। तत्वों के आयनन विभव क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, तत्वों की बात कर रहा हूं, ओके। और सदैव पॉजिटिव होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैं कह सकता हूं क्या, ध्यान रखना कि तत्वों के आईपी सदैव पॉजिटिव। बेटा जी पॉजिटिव का मतलब एक और कह सकते हो आप कि ये कैसा प्रक्रम होता है, उष्मा शोषी होते हैं, सदैव उष्मा शोषी प्रक्रियाएं होती है इलेक्ट्रॉन का निकालना तत्वों के लिए, तत्वों के लिए, तत्वों के लिए। बार बार बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप अच्छी कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे तो एक एक शब्द आपसे गलती करवा सकते। कुछ ऐसे आयंस आएंगे जिनमें आपको कुछ अलग नजर आएगा, अलग घटनाएं नजर आएगी, ठीक है ना, इसलिए उन पर अपन नहीं जा रहे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, उदासीन परमाणुओं की बात हो रही है, यानी तत्वों की बात हो रही है, उदासीन की, ठीक है। तो आयनन विभव सदैव ही क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये प्रक्रिया सदैव ही क्या होती है, उष्मा शोषी। खैर थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये तो केवल परिभाषा समझाइए, लेकिन इस परिभाषा से रिलेटेड मैं तुम्हें दो क्वेश्चंस पूछूंगा कि भाई ये आयनन विभव कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। आपको केवल इतना सा बताना है। जल्दी से देखिए, एक क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि ए सॉलिड बदल गया ए गैस में, और वो भी +1 में, ठीक है। और मान लो उसने कहा कि इस प्रक्रम में शामिल उष्मा क्या है, डेल्टा एच, जिसको मैंने क्या कहा, अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो आप बताइए इस डेल्टा एच का नाम क्या दोगे साहब, इस डेल्टा एच का क्या नाम दिया जाएगा। तो बेटा जी बताना चाहता हूं कि इस डेल्टा एच का नाम क्या आयनन विभव दे दूं, क्या मैं बराबर आईपी कह दूं, तो मैं कहूंगा नहीं, गलत बात है, गलत बात है, नहीं कह सकते। अब तुम कहोगे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यार सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाला है तुमने, जबकि आईपी तो तब होता जब विलगित परमाणु होता, अकेला, अकेला तो है, गैसीय अवस्था में होता, वो नहीं है। तो तुम कहोगे गुरुजी फिर यहां से यहां आने में जो शामिल उष्माएं हैं वो फिर कौन कौन सी है। मैं बताता हूं, पहले इस ए सॉलिड को बेटा जी ए गैस में बदला होगा, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा ही नहीं, तो सॉलिड को पहले गैस में बदला होगा। किसी ठोस को गैस में बदलना सीधा सीधा क्या कहलाता है, बता चुका हूं, ऊर्ध्वपातन उष्मा, सब्लिमेशन एनर्जी, या फिर इसे कणन एंथैल्पी भी नाम दिया था, डेल्टा एएच से भी लिखा था, बता चुका मैं, ठीक है ना। फिलहाल सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन उष्मा लिख रहा हूं। अब बेटा जी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो फिर ये ए प्लस गैस में बदल जाएगा। तुम कहोगे गुरुजी फिर यहां से यहां जाते टाइम पे तो आईपी है ना, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अब आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो गैसीय परमाणु से निकाला है और विलगित अवस्था से निकाला है। फिर भी एक हेंस नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था जिसे हेंसेस लॉ कहते हैं। हेंस का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई प्रक्रिया आप एक पद में कर रहे हो और वही प्रक्रिया बहुपदों में कर रहे हो, है ना, तो एक पद में शामिल उष्मा का मान, एक पद में शामिल उष्मा का मान
बहुपदों में शामिल ऊष्माओं के जोड़ के बराबर होगा। यानी जिसे तुम आईपी कहना चाह रहे थे वो दरअसल इन दोनों ऊर्जाओं के जोड़ के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाओ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। हाफ ऑफ A2 गैस चेंज होके बना रहा है A प्लस गैस। किसी ने कहा कि यहां शामिल उष्मा डेल्टा H है, क्या मैं इस डेल्टा H को तो आईपी के बराबर कह दूं क्या? अब बोलो। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है इस बार तो, क्योंकि गैस है और आधा कर दिया है। अरे भाई मेरे, आधा तो कर दिया है, लेकिन ये आधा परमाणु नहीं है, ये आधा अणु है, ये आधा अणु है। इसका मतलब है आपको विलगित अवस्था में नहीं मिला है। तो तुम कहोगे सर कैसे मिले? ये तो बेटा जी ए और ए के बीच में बॉन्ड है, पहले उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब अकेला होगा, है ना? तो सबसे पहले तो ये गलत बात है। दूसरी बात, आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, आपको पुराने बंध तोड़ने पड़ेंगे, और यहां पे पुराने बंध तोड़ोगे तो आपको ए गैस अकेला मिल जाएगा। और इस के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो इंग्लिश में बोल रहा हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। हिंदी में बोलूं तो बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना? तो बेटा जी बंध वियोजन ऊर्जा दूंगा तो बॉन्ड टूटेगा, लेकिन बंध वियोजन ऊर्जा हमेशा सुन लेना 1 मोल की होती है। बोलो कितने की? 1 मोल की होती है। लेकिन मेरे पास में कितना है? आधा मोल। तो तुम्हारे क्या दर्द हो रहा है? आधे से गुना कर दो, तो 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कर दी, तो ये ए मिल गया और अकेला मिला है। समझ रहे हो ना? वैसे भी हाफ ऑफ A2 का मतलब ए ही था, लेकिन बॉन्ड तो तोड़ना पड़ा, और क्योंकि मैंने तो अकेला ए काम में लिया इसलिए ए आ गया। और अब आगे इसको इसमें बदल दो, इसमें बदल दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे। तुम कहोगे यहां वाला तो आईपी है ना? बिल्कुल है। इसलिए बेटा जी अब जो डेल्टा एच है वो दरअसल हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आईपी के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर? ओके। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो देखिए कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं अपन, इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है? पहला बिंदु, पहला पॉइंट क्या है इसको समझिए थोड़ा सा। ए गैस, ठीक है, और ये बदला है A+1 गैस। फिर एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं, मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बदल गया A+2 गैस। ठीक है? फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो फाइनली +3 चार्ज आ गया गैस। इस तरह से मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है? अब बात आती है बेटा जी कि यहां पे हर जगह इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो हर बार ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, हर बार ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि यहां पे मान लीजिए ऊर्जा की जरूरत पड़ी वो E1 है, यहां पे ऊर्जा की जरूरत पड़ी E2 और यहां पे E3। यह आवश्यक ऊर्जा है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार E1, E2, E3 के नाम अलग अलग होंगे, यह बताना चाह रहा हूं। कैसे? समझिए। जैसे E1 का मतलब क्या है तो बताना चाहता हूं कि E1 का मतलब है इस A में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं बेटा जी, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम आयनन विभव। संख्याओं का रोल है यहां, प्रथम आयनन विभव। और प्रथम आयनन विभव का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं मैं। इस A में से पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हो तो जो ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं प्रथम आयनन विभव, लेकिन लिखते टाइम पे मैं कह दूंगा आईपी फर्स्ट। अब थोड़ा सा आगे और लिखूंगा कि ये प्रथम आयनन विभव तो है, लेकिन किसका है? तो मैं कहूंगा यार ए का है, तो मैं कहूंगा आईपी फर्स्ट ऑफ ए गैस। कि किसका फर्स्ट आईपी है? ए गैस का। E2 की बात करें, E2 की बात करें तो साहब E2 की अगर बात की जाए तो वो भी आयनन विभव है, लेकिन बेटा जी उसके 2 अर्थ होंगे। कैसे? अगर मैं यहां से स्टार्ट मानूं तो ये इसका तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए आईपी फर्स्ट तो किसका होगा? ऑफ A+1 गैस।
यानी इसका तो ये कहलाएगा E2 फर्स्ट आईपी, प्रथम आयनन विभव। क्यों? क्योंकि इससे अगर मैं स्टार्ट करूं तब तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। लेकिन इसी का एक और नाम है बेटा जी, आईपी सेकंड भी है वो, यानी द्वितीय आयनन विभव भी है। किसका? ए गैस का। क्यों? स्टार्ट यहां से करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसका दूसरे नंबर का निकल रहा है, इसलिए द्वितीय आयनन विभव। ठीक है। इसी तरह से E3 की बात अगर करें तो E3 इसका तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने वाली ऊर्जा है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा है, और इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा है। मानते हो ना? तो आईपी फर्स्ट है वो तो किसका है? A+2 का। और आईपी सेकंड है किसका? A+1 का। लेकिन बेटा जी वो आईपी थर्ड किसका है? ए का। इस चीज को समझे क्या आप? ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अब कोई कहे कि सर ये तो बात हो गई कि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड और इसका थर्ड, लेकिन कुछ नहीं कहे, अचानक ये कह दिया द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव, तब किसका माने? तब बेटा जी उदासीन के सापेक्ष मानना है। क्लियर? तब किसके सापेक्ष मानेंगे? इस उदासीन के सापेक्ष, यानी ए का मानेंगे, तत्व का मानेंगे। बात खत्म। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, नंबर 2 पर आ जाओ। दूसरे पॉइंट पर आओ साहब। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट है कि एक तत्व का क्रमागत आयनन विभव सदैव बढ़ता है। किसी तत्व का क्रमागत आयनन विभव सदैव बढ़ता रहे, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है इस चीज का। कैसे? जैसे ए है, गैस कह दूं? बिल्कुल कहना चाहिए, ए गैस। इससे क्या बना? A+1 गैस। इससे क्या बना? A+2 गैस, है ना? इससे क्या बना? A+3 गैस। और आगे बढ़ते चलो, है ना? तो ये तो कहलाएगी ऊर्जा आईपी फर्स्ट, ये आईपी सेकंड, ये आईपी थर्ड। तुम कहोगे सर किसका है, ये तो बताया ही नहीं। तो बोला ना मैंने कि किसका है। जब ये नहीं बताए तो हमेशा किसका होता है? तत्व का होता है, यानी उदासीन का। ये इसका फर्स्ट आयनन विभव, ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड। ठीक है। और ये क्रमागत आयनन विभव कहलाते हैं। क्रमागत, सक्सेसिव, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्रमागत आयनन विभव ये लगातार बढ़ेंगे। मतलब आईपी फर्स्ट की बजाय ज्यादा कौन है? आईपी सेकंड। सेकंड की बजाय ज्यादा कौन है? आईपी थर्ड। और बेटा जी ये चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसका कोई अपवाद नहीं है रे, नो एक्सेप्शन। ठीक है, कोई अपवाद नहीं इस चीज का। ये बात सदैव लागू होगी, लेकिन ध्यान रहे सदैव किसके लिए? तत्व के लिए। एक तत्व का क्रमागत आयनन विभव हमेशा बढ़ता है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन में तुम्हें करवाऊं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सेकंड आईपी, या सेकंड आईपी कह दूं, सेकंड आईपी फर्स्ट से कम है? किस तत्व का सेकंड आईपी फर्स्ट से कम है? यानी फर्स्ट आयनन विभव ज्यादा है और सेकंड कम है। ऐसा कहां है? ऑप्शंस दे दिए साहब, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, Mg दे दिया, नियोन दे दिया, ठीक है ना, और पांचवा ऑप्शन दे दिया नन। तुम कहोगे 5 कब से आने लग गए? अपन ने बना लिए। अब बोलो कि इनमें से कौन सा तत्व है जिसका सेकंड आयनन विभव तो है कम और फर्स्ट है ज्यादा? पता है बच्चा क्या कहता है? कि गुरुजी नियोन होना चाहिए। क्यों रे? गुरुजी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है तो बहुत ज्यादा स्थायी है, बहुत ज्यादा स्थायी है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा जोर आएगा।
यानी पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो जोर आएगा और बाद में तो निकलते रहेंगे आसानी से। नहीं, अक्रिय गैस हुई तो भी उसका सेकंड आईपी फर्स्ट से तो ज्यादा ही होगा। फिर मैंने सदैव क्यों लगवाया यार? इसका मतलब है नन, यानी कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं तत्व है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे आ जाओ जी। तो क्रमागत आईपी लगातार बढ़ता है, लेकिन इसका कारण, आगे बढ़ने से पहले इसके कारण पर तो बात करो। रीजन क्या है इसका? चलो जी, पहले आगे बढ़ने से पहले हमें इस चीज का कारण देखना है कि एक तत्व का क्रमागत आईपी लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है। चलो कारण डिस्कस करते हैं। सुन लो पहले, ये नाभिक है, ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है ना। और यहां पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे मान लीजिए 1-2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा साहब। पहला इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन जब मैं निकाल रहा हूं तो एक उदासीन परमाणु से निकाल रहा हूं। पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो? एक उदासीन परमाणु से निकाल दिया साहब। लेकिन जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब ये किस में बदल गया? धनायन में बदल गया। और धनायन का तुम जानते हो कि आकार तो क्या होता है? कम, और धनायन का जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा। इतना सा बताओ कि आकार कम होने का मतलब है थोड़ा बहुत जो बाह्यतम कोष था वो थोड़ा बहुत नाभिक की तरफ खिसका कि नहीं खिसका? बोलो, खिसक गया। अब नाभिक की तरफ खिसक गया तो पहले तो मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकालूंगा तो बेटा नाभिक का आकर्षण पहले तो यहां पे था और अब यहां पे है। तो इसका मतलब है तुम कहोगे कि गुरुजी पहले की बजाय नाभिक के ज्यादा नजदीक से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा अब तो, और नाभिक के नजदीक से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसका आकर्षण वहां पे ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में पहले की बजाय ज्यादा जोर रहेगा, तो ऊर्जा भी ज्यादा चाहिएगी, और जो ऊर्जा चाहिए उसी को तो आयनन विभव कहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस ऊर्जा को ही तो आईपी कहते हैं, इसलिए आईपी भी अब ज्यादा होगा। और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालता रहूंगा धनावेश बढ़ता जाएगा, धनावेश बढ़ने से आकार छोटा होता जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, यानी नाभिक का शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता जाएगा, तो मुझे ज्यादा जोर आता जाएगा, आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होती जाएगी, आईपी भी बढ़ता चला जाएगा। सिस्टेमेटिक भाषा लिखो तो लिख लो, क्या कहोगे कि प्रथम इलेक्ट्रॉन एक उदासीन परमाणु से निकाला जाता है, लेकिन इसके बाद ये धनायन में बदल जाता है, जिससे धनायन का आकार छोटा और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। अतः अब आगे इलेक्ट्रॉन निकालने में पहले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनन विभव बढ़ जाता है। ठीक है, बात खत्म हुई। पॉइंट नंबर 2 आपने खत्म कर दिया, कारण सहित बता दिया। लेकिन अभी एक चीज और सुनो, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 ऐसा है जिसने क्वेश्चन भी दिए हैं कई बार, है ना। तो पॉइंट नंबर 3 भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्रमागत आईपी वाली बात से ही। आर यू रेडी? तो बेटा जी मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूं मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने का। पॉइंट नंबर 3 में जाऊंगा, मैं तीसरे पॉइंट में जाऊंगा जो कि काम का होगा, लेकिन उससे पहले मान लो कि ये सोडियम है, ऐसे समझो। सोडियम का विन्यास क्या है साहब? 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका मतलब है कि दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में एक ही है, एक ही है, तो मैंने एक दिखा दिया, ये लो, ये रहा एक। ठीक है, ओके। अब बेटा जी पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही एक अजीब स्थिति आ गई यार। क्या अजीब स्थिति आई बेटा? अजीब स्थिति ये आ रखी है कि अब तक तो मैं ये कहता था कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बाह्यतम कोष थोड़ा सा नाभिक की तरफ खिसक जाएगा, देखो
थोड़ा सा नाभिक की तरफ खिसक जाएगा, ऐसा बोल रहा था। लेकिन यहां देखिए जरा, अब यहां पे तुम मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या स्थिति आ गई। जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यार ये थोड़ा बहुत नहीं किसका है, ये तो पूरा का पूरा कोष ही गायब हो गया। बाह्यतम कोष पूरा का पूरा गायब हो जाता है। अब क्या स्थिति आ गई, जिससे आकार में बहुत ही कमी आ गई। यानी पहले तो मुझे तीसरे कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा था, अब सीधा ही दूसरे से निकालना पड़ेगा, जो कि नाभिक के बहुत नजदीक है। एक तो यह दिक्कत हो गई कि भाई नाभिक का बहुत ही आकर्षण ज्यादा होगा अब सेकंड कोष में, तीसरे की बजाय। होगा कि नहीं होगा, तो उससे ज्यादा जोर आएगा इलेक्ट्रॉन निकालने में। एक और स्थिति है, एक और स्थिति है जो निर्मित हो रही है, गौर से देखो। अब जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते बाह्यतम कोष पूरा का पूरा हटा दिया, तो आप देखोगे कि अब बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है तो यही परमाणु अब आपको बोलेगा जब आप इलेक्ट्रॉन और लेने आओगे कि ओ भाई रुक जा। क्यों बोला कि मैं अब स्थायी हूं, मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने लेने का काम करना था, ये किस लिए कर रहा था, मैं स्थायित्व के लिए कर रहा था, और मुझे परम स्थायित्व मिल चुका है। अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, और तुम कहोगे कि नहीं मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तब बेटा भयंकर ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है, काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है अब इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो दो कारण हो गए, पहली बात तो कोष ही हट गया जिससे नाभिक के बहुत नजदीक से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, दूसरा स्थायी विन्यास अक्रिय गैस विन्यास आ गया इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब ये सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं है, फिर भी हम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी। इसका मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में और दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में स्थितियों में रात दिन का अंतर आ गया, आयनन विभव में बहुत तेजी से उछाल आएगा। ठीक है, और तेजी से उछाल आएगा तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। जैसे ये तो सोडियम था, इसलिए मुझे पता ही था कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ही बड़ा जोर आने वाला है दूसरे इलेक्ट्रॉन में। लेकिन मान लो कोई अज्ञात तत्व दे दिया, तो अज्ञात तत्व दे दिया तो बेटा जी आप पहचान कर सकते हो उसके क्रमागत आयनन विभव के मानों को देखकर क्या क्या पता कर सकते हो, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों का पता कर सकते हो। मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। कैसे कि कितने तो इलेक्ट्रॉन बाहर के कोष से निकल रहे हैं, और जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन अंदर के कोष से निकलेगा बड़ा उछाल आएगा, तो अंदर के कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी टेढ़ा काम होगा। तो जो मानों में जबरदस्त उछाल आएगा उससे हमारे पकड़ में आ जाएगी बात कि यार इतने एक इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं, ये बाह्यतम कोष से निकले हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये अंदर वाले से निकला है। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो निकले थे बाह्यतम से निकले थे वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आराम से जो निकल गए वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो एक नोट डाल दो, पॉइंट नंबर 3 लिख लो। क्या कहोगे, क्रमागत आईपी के मानों के आधार पर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोमा उसकी संभावित संयोजकता, कोमा उसका संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके बनने वाले अणुओं के सूत्र पता किए जा सकते हैं। मतलब उस आयन से कौन कौन से अणु बनेंगे, उन अणुओं का सूत्र क्या बनेगा ये पता कर सकते हो। तो संभावित संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए, संयोजकता हुई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, है ना, और उसके सूत्र कि भाई वो आयन अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो जो अणु बनेंगे उनका सूत्र क्या होगा, इतनी चीजों का पता किया जा सकता है। कैसे, थोड़ा सा मैं और ज्यादा बात डिटेल में बता दूं। मान लो बेटा जी, माना आईपी फर्स्ट के बाद ही जबरदस्त उछाल आ गया कि भाई आईपी फर्स्ट के बाद में आईपी सेकंड ज्यादा तो होता है, वैसे ही ज्यादा होता है, लेकिन बहुत बड़ा उछाल आ गया। हाँ, उसके बाद में कोई ज्यादा, देखो उछाल तो आना है, बढ़ोतरी तो होनी है, लेकिन कोई बड़ा उछाल नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से निकला है, ये, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर से निकला है। इसका मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ कितने इसके। तो बेटा जी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1।
ठीक है, एक चीज और बताओ, फिर इसकी संभावित संयोजकता बता दो। संभावित संयोजकता, तो संभावित संयोजकता होगी +1। तुम कहोगे कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता चल ही गया, और बाह्यतम कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग ही करेगा, इसलिए +1 आ गए। और देखो बेटा जी, मान लीजिए कि आईपी फर्स्ट के बाद में सेकंड थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन सेकंड के बाद में जबरदस्त उछाल आ गया, इसका मतलब है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, और संभावित संयोजकता वो क्या दिखाएगा? +2। बात पल्ले पड़ी? जैसे आईपी फर्स्ट के बाद में सेकंड थोड़ा सा बढ़ा, थर्ड थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन फोर्थ है ना वो जबरदस्त बढ़ा, तो साहब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, और संभावित संयोजकता क्या हो गई? +3। ऐसे बता दो। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा जी और लेते हैं अपन, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पढ़ी हुई बात को अप्लाई करेंगे तब तो मतलब निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्रमागत आयनन विभव के मान दे रखे हो तो बड़ा उछाल कहां आ रहा है, बस इसको पता कर लो, बड़ा उछाल कहां आ रहा है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है किसी तत्व के क्रमागत आईपी क्रमशः 20 जूल, 25 जूल, 35 जूल व 117 जूल है, तो कई सारी बातें पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, क्रमागत आईपी देख लिया आपने, इसके बाद में क्या कह रहा है? पहली बात का जवाब दो भैया, इसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो तुम कहोगे सर 20, 25, 35, इसका मतलब है ये तो थोड़े थोड़े करके बढ़े, और चौथा आयनन विभव बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब है ये बाहर से निकले, और चौथा इलेक्ट्रॉन अंदर से निकला है। अच्छा बेटा जी, दूसरी स्थिति अगर अपन देखें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो संभावित संयोजकता इसकी क्या होगी? तो संभावित संयोजकता हो जाएगी +3। क्यों हो जाएगी समझ गए ना? क्योंकि 3 जिसके बाह्यतम कोश में है वो 3 निकालेगा। तीसरी स्थिति तुमसे पूछ रहा हूं, संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें बताना है। 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 2p1, दूसरा है 1s2 2s2 2p2, तीसरा है 1s2 2s2 2p3, और चौथा है 1s2 2s2 2p4। आप बताइए संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा होना चाहिए? पता है बच्चा क्या कहता है कि गुरुजी जब 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा होना चाहिए, देखो 2p3। आप भी यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, गलत है। कैसे? अरे बावलों, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का मतलब है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का मतलब है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम कोश तो ये पूरा का पूरा हुआ ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे? फर्स्ट ऑप्शन में हो रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए पहला आएगा इसका आंसर। समझ गए ना? और चौथा पार्ट, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट मैं पूछ रहा हूं, इसके इस तत्व, मान लो ये तत्व M है, इसके सल्फेट व फोस्फेट के सूत्र बताओ, इसके सल्फेट और फोस्फेट के सूत्र बताओ। तो साहब इसके सल्फेट और फोस्फेट के सूत्र बताने से पहले मैं सल्फेट बनाऊं, बहुत इजी है। तुम्हें पता चल गया कि तत्व तो M है और इसकी संभावित संयोजकता पहले ही पता चल गई +3 है। अब बेटा जी सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, तो सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? -2,
अब सूत्र बनाना आता है, इस 3 को यहां पे लगा दो, इस 2 को इस चरणों में लगा दो, तो सूत्र बन गया M2SO4 का होल थ्राइस। मान लो बेटा जी इसके फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाना है, तो M पे तो +3 है और फॉस्फेट पे होता है -3। अब तुम कहोगे इस 3 को यहां लाओ और इस 3 को यहां लाओ, लेकिन समान संख्या हो तो सरल अनुपात 3:3 का आ गया 1:1, इसलिए संख्या लिखने की जरूरत नहीं है और ये बन गया MPO4। चाहो तो ऐसे लिख दो, ये लो भाई 3:3 लिखते, लेकिन यहां सरल अनुपात लेना पड़ता है आयनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिकों में आयनों की संख्याओं का हमेशा क्या लेते हैं, सरल अनुपात। तो 3 और 3 का सरल अनुपात 1 और 1 आ गया, इसलिए MPO4। ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ आयनन विभव का।